नमस्कार, जनसत्ता के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस तरह मणिपुर घटना में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले पुलिस ने 20 जुलाई को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज सुबह वकीलों ने भारी प्रदर्शन किया, सीएम से इस्तीफे की मांग भी की। हमारा एक संगठन है ऑल इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, और भी हमारे साथी हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी आए हैं जो वकीलों के संगठन है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन दिल्ली के अलावा तमाम इंडिया के जितने भी स्टेट्स में काम करता है, और जब भी इस तरह के दमनकारी नीति कोई भी होती है, क्या कोई भी दमन होता है या ऐसे कानून बनाए जाते हैं, तो हमारा फर्ज है बीइंग एडवोकेट हम उस पर। आज हम आए हैं मणिपुर के इशू को लेकर। आप देखिए जिस तरह से जो वीडियो सर्कुलेट हुई हैं, जिस तरह से महिलाओं को नंगा करके जिस तरह से बेइज्जती किया जा रहा है, उनकी अस्मिता को एकदम तार तार किया जा रहा है, ये एक बहुत ही बेशर्म वाली घटना है और टोटल सरकार का फेलियर है। ऐसा लगता है कि कहीं 2002 की वो रिपीट हो रहा है यहाँ पर। जिस तरह से 2002 में जिस तरह से खुली छूट दी गई, उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि मणिपुर में भी लोगों को, एक विशेष लोगों को खुली छूट दी गई है। लोग मार रहे हैं, लोग घर जला रहे हैं, लोग जो है महिलाओं का रेप कर रहे हैं, नंगा घुमा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये और डिमांड है हमारी कि ये जो सरकार है इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए, और मुख्यमंत्री, ये प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को जो है इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और ये बड़े शर्म की बात है, लगभग 3 महीने हो रहे हैं, 3 महीने में एक भी स्टेटमेंट नहीं आता पीएम का, जबकि छोटी छोटी चीजों पे, किसी की शादी होती है, किसी का जन्मदिन होता है, तो साहब जो है वो ट्वीट करते हैं, तुरंत एकदम मैसेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार का फेलियर है, ये टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। टोटल ये बहुत एकदम ये टोटल फेलियर है सरकार का, और सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए सरकार को इसमें, और सोचना चाहिए भाई क्या हो रहा है वहां पे। लोगों को घर से जलाया जा रहा, लोगों को घर मारा जा रहा, 200 से ऊपर लोग हत्याएं हो चुकी हैं, महिलाओं की इज्जत लुट रही है, और आप क्या कर रहे हो आप? ये देखिए, और कुल 16% भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से जो एक विशेष कम्युनिटी के ऊपर जो इस तरह का हो रहा है। और अभी तक उनके कोई अरेस्टिंग नहीं है। 0 एफआईआर दर्ज होती है, 0 एफआईआर, जबकि वीडियो में क्लियर कट उनके चेहरे देखे जा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनके पीछे सरकार या स्टेट का हाथ है जो इनको खुली छूट दे रही है। इसका हम एकदम सरासर विरोध करते हैं, कंडम करते हैं। ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वकील बिरादरी जो है, हम वकालत से पेशा रखते हैं। हम जो भी हमसे संभव कदम होगा, चाहे वो डेमोस्ट्रेशन हो, चाहे वो लीगल तरीके से हमें फाइट करनी हो, हम लगातार इस इशू पर फाइट करेंगे और करते रहेंगे इस पर जब तक ये खत्म नहीं होता। Picture and is shocking to our conscience, human conscience. So definitely the government, both state as well as central government, they can't shirk the responsibility, because for the last 3 months, almost 3 months, more than 75 days, this violence, rural violence is going on. Still, there is no positive response. There is no positive action from the central government as well as state government to bring peace and normalcy. So that is the issue. Now only we knew this horrid crime. So this is a shame on the government, shame on the state machinery, and totally against rule of law and nth degree violation of human rights and complete depravity of many things about human life. So definitely it is an issue we have to protest against, and the general public and the society shall join together to respond, to protest against this illegality, this human right violation, crime against humanity. So dear friends, ILU is taking up this sort of course, and we request all right thinking democratic people in their society to protest against these atrocities. Thank you. जैसा कि तमाम लोगों को जानकारी होगी कि पिछले करीब 3 महीने से जो मणिपुर के अंदर जो घटना घटित हो रही है, और लगातार सरकार उस वायलेशन को रोकने के लिए जो वहां पे हिंसा हो रही है, ऐसा बढ़ रही है। साथियों का स्टेटस के बारे में सोचा जाए, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बात पिछली जनवरी से ही है। जनवरी के बाद फरवरी के बाद जो गैर कानूनी जो वो थे उसके नाम पर निर्माण
किए गए, जबकि 20-20 साल पुराने वहाँ पे पट्टे हैं। बहुत सारी चर्च तोड़ी गई, बहुत सारे मकान तोड़े गए। करीब 10,000 के आसपास लोगों को इधर उधर किया गया। वहाँ पर नेम ऑफ द नाम पर जिस तरह से दमन एक सरकार ने चलाया है, हम सारे वकील भाई ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की तरफ से और बिरादरी जो हमारी एडवोकेट कम्युनिटी है, ये हमारा फर्ज है कि जो इस तरह के अत्याचार, और देखिए जिस तरह से आपने देखा होगा 3 तारीख को वहाँ पे एक मार्च निकलता है एकता के जो ट्राइबल लोग थे, उस मार्च के बाद जो वहाँ पे टांडा हुआ है, जिस तरह से वहाँ पे क्योंकि तो उनको पुलिस को नहीं है जो अथॉरिटी थी कोई भी, उसको कोई वो नहीं दिया गया, वहाँ पर कोई भी आदेश नहीं दिया गया। डाउन डाउन मणिपुर सरकार डाउन 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 मणिपुर सरकार डाउन 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 डाउन। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जिंदाबाद, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जिंदाबाद। मणिपुर महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, मणिपुर महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर मणिपुर महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बर्खास्त करो, मणिपुर सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। महिलाओं पर जोर जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महिलाओं पर जोर जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मणिपुर में जिन 2 आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाया गया, उनमें से एक के पति कारगिल युद्ध के सैनिक हैं। कारगिल में लड़ाई करने वाले सैनिक ने आज घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि उसने देश की रक्षा की, लेकिन अपनी पत्नी को अपमानित होने से नहीं बचा सके। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में जबरन घुमाया गया। इस घटना के बाद से ही सड़क से लेकर संसद तक उबाल है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। भीड़ की दरिंदगी का शिकार हुए एक महिला के पति कारगिल को युद्ध लड़ चुके हैं, रिटायर्ड सूबेदार हैं। उन्होंने बताया कि उनके इलाके के हालात बेहद खतरनाक और डराने वाले हैं। मणिपुर पुलिस अब तक मुख्य आरोपी हुई हीरा दोस्त समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक अखबार से बातचीत करते समय 65 वर्षीय रिटायर्ड सैनिक ने इस हैवानियत की शिकार हुई अपनी पत्नी के बारे में बताया। उनका कहना है कि अब सब कुछ तबाह हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो सामान और सम्मान दोनों गंवा चुके हैं। पीड़ित पत्नी ने कहा कि हम 2 महिलाओं को बंदूक की नोक पर हजारों लोगों के सामने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। अगर हमने कपड़े नहीं उतारे तो उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आगे बताया कि उन्होंने हमें नाचने पर मजबूर किया, धक्का दिया और परेड करवाई। वे सभी जंगली जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे थे। पूर्व सैनिक का आगे कहा कि वो डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन हमारे बच्चों की चिंता करनी थी, इसलिए वो सामान्य होने की कोशिश कर रही हैं। रिटायर्ड सैनिक ने कहा कि मैंने कारगिल लड़कर सामने की जंग देखी है। जब मैं घर वापस आया तो मेरी खुद की जगह युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 4 मई से हमारे गांव और घरों को आग लगाना शुरू कर दिया गया था। सभी गांव वाले जान बचाकर यहां से भाग गए हैं। मेरी पत्नी मुझसे अलग हो गई थी और 4 अन्य गाँव वालों के साथ जंगल में छिप गई थी, और इसी दरमियान कुछ हमलावरों ने हमारी बकरियां, सूरों को पकड़ा और गाँव से भी ले गए। इस दौरान मेरी पत्नी और अन्य लोगों को भी खोजकर बंदी बना लिया गया। पूर्व सैनिक बताते हैं कि महिला को बचाने की कोशिश कर रहे थे पिता और भाई को मौके पे ही मार दिया गया। उन्होंने बताया कि पत्नी के अलावा एक महिला और बच्चा, एक ही परिवार के 3 सदस्य जिसमें पिता और बेटी और बेटा था। भीड़ पुलिस वालों से छीनकर सभी को ले गई थी। पूर्व सैनिक ने हैवानों की भीड़ को याद किया और बताया कि मैं देख सकता था कि वे पत्नी और अन्य 4 लोगों को कुछ दूरी पर ले गए हैं। 3 महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। हाथों में बच्चे के लिए महिला को बाद में छोड़ दिया गया और जाने दिया गया। भीड़ ने कम उम्र की महिला के साथ उत्पीड़न करने की कोशिश की और जब उसके भाई और पिता ने दखल दिया तो उन्हें मार दिया गया। उन्होंने बताया कि हैवानों की हैवानियत करीब 2 से 3 घंटे तक चली। वो देर रात अपनी पत्नी से नागा गांव में मिले। छोटी लड़की को उसका प्रेमी ले गया। फिलहाल पति पत्नी चूड़ा चांदपुर में राहत शिविर में रह रहे हैं। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हर कोई वहां पर स्थिति जो बनी है उसे शांत कराने की मांग कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसने पूरे देश को शर्मसार किया है। मणिपुर हिंसा को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर हमला बोला। देखिए आज उन्होंने क्या कुछ कहा। कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने
दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा कि आप वहां पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहाँ तो मणिपुर है जहां पर क्या नहीं हो रहा है, वहां क्या नहीं हो रहा है, और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को संचार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता को संचार नहीं होना पड़ रहा है। वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली। जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ जल रहा है वहां पर। और जो रेप और जो घटनाएं जो आप देख रहे हो क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी, फॉर्मेलिटी करके। वो खुद नहीं जाते, मान लो पीएम मीटिंग बुलाते, बराबर रेगुलर पता करते क्या हो रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कंट्रोल कैसे होगा। आप कर्नाटक घूम रहे हो, राजस्थान घूम रहे हो, छत्तीसगढ़ घूम रहे हो चुनाव के अंदर, अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 76 दिन हो गए, 77 डेज हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का। अगर एक राज्य में आग लग रही हो, पूरे राज्य के अंदर आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकंडों के अंदर बात खत्म कर दी अपनी, सेकंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि कहाँ मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है, कोई हजारों की बात कर रहा है। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहा है 3-4 हजार FIR लॉन्च हो चुकी है। देखिए, वैसे NCRB की जो है आंकड़े प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में देश में भाजपा शासित प्रदेश जो है असम, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना टॉप 5 पर है। ये आंकड़े मेरे नहीं, NCRB के हैं। NCRB का पहला पेज खोलोगे आप किताब का, उसमें लिखा होगा कि संख्या बढ़ी है केसेज की, उससे अंदाज नहीं लगा सकते कि वहां क्राइम कितना है। वो मैंने आपको शुरू में कह दिया, संख्या मैंने बढ़वाई है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मेरे कोई वकील से बात कर रहा हूं, डॉक्टर से बात कर रहा हूं, वो जाते हुए डरते हैं थाने के अंदर। कोई छोटी बड़ी घटना भी हो गई है, बेइज्जती हो गई है, नहीं जाते हैं वहां पर, बड़ी बड़ी बेइज्जती हुई। मैंने क्या किया है, तमाम थानों के अंदर स्वागत कक्ष बनवा दिए, वेलकम रूम बनवाए उनके लिए। ऐसा कभी है हिंदुस्तान के अंदर? हर थाने में वेलकम रूम, 1-2 थाने बचे होंगे, वहाँ स्वागत कक्ष बने हुए वहां पर। उसके मायने ये एक आधा तो कम से कम उनको पुलिस वालों को शर्म आने लग जाती है, संकोच होता है यार कि ये स्वागत कक्ष बना हुआ, लोग क्या सोचेंगे मैं ढंग से बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, ह्यूमन नेचर होती है। कोरोना में शानदार काम किया, कांस्टेबल ने काम अच्छा काम किया, कर्मचारी अच्छा काम किया, तो सबको साथ आके चलना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि हमारी अप्रोच बिल्कुल ठीक है कि जब से आप कोई कमी नहीं आई है। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं 20 दिन से घर बैठा हुआ हूँ, लगातार दौरे कर रहा था। मैं VC के माध्यम से जुड़ रहा हूँ लोगों से, पर लोगों के संदेश मेरे पास जो आ रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उससे मुझे इस बात की खुशी भी है और गर्व भी है कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पे भरोसा किया इस बार। 5 साल से जो कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पास होते हैं, अधिवेशन होते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसका नतीजा है कि हमारी स्कीम में, मैंने पहले कहा आपको, आप खुद भी अनुभवी ये मालूम कर सकते हैं कि जो मैंने वादे किए हैं बजट में, आज 90% बजट अगर पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग इस मामले में सौभाग्यशाली भी हैं, जो घोषणाएं हो रही है वो लागू भी हो रही है।
मणिपुर के वायरल वीडियो से गुस्से में देश भर की महिलाएं हैं। आज विरोध प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी के बयान पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी होगी। हम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं क्योंकि हम महिलाओं के ऊपर जो हो रहे बलात्कार, अत्याचार, जो जघन्य, Members of the civil society, ordinary people to come out, leave people who are doing politics out of it, leave them alone and come and do something. जो ऐसे नहीं होने देगी, पहले बहुत कुछ हुआ था, लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा कि सरकार या प्रशासन जो भी है इनको तलबदारी करते हुए जो एक्यूज्ड है। लेकिन अब 8-10 साल से हम ये देख रहे हैं कि एक्यूज्ड को जो सरकार और जिस लोग है रिस्पॉन्सिबल, इसको हम महिला को सुरक्षा देने के लिए इन लोग जिस तरह से एक्यूज्ड को सुरक्षा दे रहे हैं, ये हमने पहले कभी नहीं देखा है। आपका नाम? मेरा नाम तापसी प्रहराज है, मैं नेशनल सेक्रेटरी AIDW है। मैम, आज आप लोग ये जो है पीसफुल यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या इशू को लेकर चाहते हैं? एक्चुअली ये जो घटना घटी है मणिपुर में, ये एक्चुअली हमारी मुझे लगता है ये जो भारत की आत्मा है, ये जो रूई पर इसके ऊपर इतना गहरा चोट पहुंचा है कि हमको लगता है कि सचमुच हम ये भारत के वासी हैं या लायक है हमारे लिए भारत। अब देखिए, पहले बहुत ही इंसिडेंट ऐसा हुआ, इसी तरह का इतना जो ऐसे नहीं होने देगी, पहले बहुत कुछ हुआ था, लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा कि सरकार या प्रशासन जो भी है इनको तलबदारी करते हुए जो एक्यूज्ड है। लेकिन अब 8-10 साल से हम ये देख रहे हैं कि एक्यूज्ड को जो सरकार और जिस लोग है रिस्पॉन्सिबल, इसको हम महिला को सुरक्षा देने के लिए इन लोग जिस तरह से एक्यूज्ड को सुरक्षा दे रहे हैं, ये हमने पहले कभी नहीं देखा है। चाहे वो कठुआ हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे हथरस हो, चाहे रिसेंटली जो है रेसलर के लिए हो, और ये मणिपुर तो हद हो गई सबसे। अब देखिए, अब इंसिडेंट 4 तारीख का है और पुलिस के सामने ये घटना घटी है, फिर भी पुलिस सो मोटो इसका कॉन्फिडेंस नहीं करते है। फिर 0 FIR हुआ है, फिर 21 जून को हुआ है FIR। सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं बोलते और ये वायरल नहीं होता तो ये भी सामने नहीं आता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम जो विकास की बात करते हैं, ये विकास किसके लिए है? जब हम देश की आधा आबादी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो ये विकास किसके लिए है? तो एक्चुअली ये बोलने की कोई भाषा भी तो नहीं है। और अब देखिए, अब ऐसा कितने दिन चलेगा? इतने दिन आएगा ना कि जो पलट कर बात करे लोग, अगर कुछ पलट जाए, इससे बाहर करे, तो ये देश कहाँ पर है? ये तो गृह युद्ध हो जाएगा। और एक जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इतना छोटा सा एक स्टेट है मणिपुर, 32 लाख की आबादी है। हमारी उड़ीसा में गंजाम की डिस्ट्रिक्ट का आबादी 35 लाख है। हमको विश्व गुरु कहलाते हैं, और ये छोटा सा देश स्टेट को हम 3 महीने से ऐसे ही छोड़ दिया, तो हम काहे के विश्व गुरु कहलाते हैं? इसको क्या ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का फायदा? ये तो बहुत शर्मनाक है। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि 140 करोड़ जो है हमारी जनता, उसको शर्म है, लेकिन वो खुद नहीं बोलता है कि वो खुद शर्मनाक है बोल के। देश की किस तरह जा रहे हैं? अब 50% है उसको आप अंधेरे के रख के, ऐसे दबा के रख के कोई देश आगे बढ़ सकता है? इसको समझने का टाइम आ गया। What's your good name? So I'm a filmmaker and author. I'm Riyat Tripathi. Ma'am, today there are lots of people are here from different walk of life, civil society people, to protest against this Manipur incident. What do you have to say? You see, protest is a small word. It's unfortunate. I'm feeling like crying when I'm speaking. You see, it is, people are doing politics. It's above it. You see, nude woman is walking in 2023. And you see how many people have gathered so less. We have become so insensitive. No human feelings, lawlessness, bad governance, and whatnot. And I'm numb. I can't speak because so unfortunate, so unfortunate. Whom to blame? I'm blaming. I don't know who. I don't know who is responsible. What has gone wrong with this country? Where we have gone wrong, we must now find out. We must rise above this situation
above this everything, politics, and think. And I'm really sorry. I apologize on behalf of everyone. This should have not happened in 2023 when we all are, like giving bahaba to all of us that we have sent Chandrayaan and we are also doing this. What do you think? The body of women are playground? The body of women are your ground of war? They are human beings. They have equal rights. The constitution giving them equal rights is not bloody your own anybody's business. I think we all have to protest it. We all have to protest as human beings. राज्य में 3 मई से घातक छुटपुट हिंसा देखी गई। मणिपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपने आंखों देखा हाल भी बताया। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। उन्होंने हर एक रूम चेक किया कि वहाँ पे कोई ट्राइबल स्टूडेंट है या नहीं, उनके आईडीज चेक हुए और उन्होंने अगर वहाँ पे उस वक्त ट्राइबल स्टूडेंट उनको मिले तो उनकी आईडीज उन्होंने ले ली और अगले दिन फिर उसी आईडीज के थ्रू उन्होंने लिस्ट वगैरह बना रखी थी। उन्हीं लिस्ट के थ्रू वो रूम टू रूम जा रहे थे और उनका सामान लेकर सब जला दिया गया था। ये जो अभी समस्याएं चल रही थी, दंगे वगैरह हो रहे थे, ये काफी बढ़ चुके हैं और मणिपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस तक चीजें आ चुकी हैं। तो जैसे तैसे हम लोग अपने टीचर्स के साथ उनकी कार में बैठ के कैंपस तक गए थे ताकि हम सुरक्षित हॉस्टल पहुंच सके। बट रास्ते में भी हमने काफी चीजें देखी थी कि बहुत सारे झुंडों के पास गन्स और हथियार, लकड़ी, स्टोन्स वगैरह थे जो आते जाते व्हीकल्स पे हमला कर रहे थे कि अगर उनके अंदर कोई ट्राइबल बच्चा या कोई ट्राइबल बैठा तो नहीं है। हम जब वहाँ मई 3 को थे, शाम में जब मॉब्स आना स्टार्ट हुई तब हमने कोशिश की कि हम पुलिस को, वुमेन हेल्पलाइन को, सबको कॉल करें, बट किसी ने कॉल नहीं उठाया और वो अक्सर हर टाइम बिजी ही था। तो चाहे हम जितनी भी बार कॉल कर रहे थे कोई रिस्पांस नहीं मिला हमें। फिर एंड जब मई 4 को जब रात के 10:30 बजे के आसपास जब हम लोग अपनी पैकिंग कर रहे थे कि हमें कल जाना है एयरपोर्ट, देन उस टाइम पे हमने सुना कि जो भी कुकी ट्राइबल है वो मैते ट्राइबल वाले पर अटैक कर रहे हैं। तो जितने भी हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें एक हॉस्टल नंबर 5 में सबको वहीं पर ही जाना और वहीं पर ही रहना होगा रात के लिए। तो उस टाइम पे भी जब हम इतनी हड़बड़ी में थे, भागा भागी में थे, तब हमने पुलिस को, अपर अथॉरिटीज को, सबको हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला था उस टाइम पे भी। एंड हम इवेंचुअली हम सब सिर्फ अपने बल पे थे एंड रात में हमने बहुत सारी फायरिंग, शूटिंग सब सुनी, बट उस टाइम पे भी पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था हमें। कितने स्टूडेंट होंगे उस टाइम आपके साथ? उस टाइम 200 to 250 या इवन उससे ऊपर भी हो सकते हैं। जितनी भी गर्ल हॉस्टल थी वो सारी लड़कियां, कुछ कुकी बच्चों को छोड़ के जो ऑलरेडी आर्मी कैंप्स में भाग चुके थे, उन बच्चियों को हटाकर सारे हम जितने भी स्टूडेंट्स थे, आउटसाइडर्स या ट्राइबल वाले, सब एक साथ एक ही हॉस्टल में थे उस टाइम। उस टाइम पे नहीं जी। ये सब जो सर अभी जैसे वीडियो में भी जो दिख रहा है, ये पूरा जो मणिपुर में जो अभी समस्याएं चल रही हैं, ये 3, 4 और 5 मई की मेन शुरुआत थी। तो 3 मई को जब मणिपुर में इम्फाल के अंदर Y20 समिट भी हो रहा था, तो मेरे और मेरे साथ के कुछ छात्राएं हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम के लिए गए भी थे। बट उस प्रोग्राम के खत्म होते होते तक हमको सूचना मिली कि ये जो अभी समस्याएं चल रही थी, दंगे वगैरह हो रहे थे, ये काफी बढ़ चुके हैं और मणिपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस तक चीजें आ चुकी हैं। तो जैसे तैसे हम लोग अपने टीचर्स के साथ उनकी कार में बैठ के कैंपस तक गए थे ताकि हम सुरक्षित हॉस्टल पहुंच सके। बट रास्ते में भी हमने काफी चीजें देखी थी कि बहुत सारे झुंडों के पास गन्स और हथियार, लकड़ी, स्टोन्स वगैरह थे जो आते जाते व्हीकल्स पे हमला कर रहे थे कि अगर उनके अंदर कोई ट्राइबल बच्चा या कोई ट्राइबल बैठा तो नहीं है, तो उनको रोक के, इवन हमारी जो कार थी उसमें कोई भी ट्राइबल नहीं था, हमारे 2 टीचर्स और मेरे कुछ क्लासमेट्स थे, वो रोक के चेक कर रहे थे कि अंदर कोई बैठा तो नहीं है। हर बार हम लोगों को रोका गया और पूछा गया कि आप कौन है, आप कहाँ जा रहे हैं। तब हमने बताया कि हम लोग मणिपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग कैंपस जा रहे हैं। तो इतना सब कुछ देखते देखते जब हम लोग कैंपस पहुंचे तो जो मणिपुर यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, उस गेट के बाहर कम से कम 300-400 लोगों की भीड़ थी जो घेर रखी थी गेट को, कि वो लोग अंदर घुसना चाह रहे थे ताकि वो हॉस्टल्स में
लोगों को ढूंढ सके, ट्राइबल लोगों को ढूंढ सके उनको पकड़ने के लिए। तो हम लोग जैसे तैसे अपने कैंपस में घुसे तो हमने देखा कि जो गर्ल्स हॉस्टल्स थे जो मेन गेट के पास थे वहाँ ऑलरेडी काफी लड़के घुस चुके हैं हॉस्टल्स के अंदर और वो लड़कियों को पकड़ रहे हैं। जो हॉस्टल्स में कुकी स्टूडेंट्स छुपे हुए थे, इवन अभी वीडियो में भी जो चीजें वायरल हो रही हैं उसमें भी हम उससे भी रिलेटेड काफी वीडियोस ऑलरेडी हैं इंटरनेट पे कि बच्चे बेड्स के नीचे छुपे हुए हैं और उसमें इतनी तोड़फोड़ की आवाजें आ रही हैं, गेट तोड़े जा रहे हैं, लॉक्स तोड़ के लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं कमरों में। हमारे हॉस्टल में जब चीजें हमारे हॉस्टल तक फैली थी, क्योंकि हमारा हॉस्टल हम आउटसाइड बच्चों का थोड़ा सा पीछे की तरफ आता है हॉस्टल, तो जब तक वहां पे भीड़ आई थी, वीडियोस हमारे पास भी हैं कि बहुत सारे लोग कैंप हमारे हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसे हुए हैं और उसमें 2-3 लड़कियां भी हैं। तो जब हमारे हॉस्टल तक चीजें पहुंची थी तो कुछ हमारी केयर टेकर्स ने गेट बंद कर लिए थे ताकि सब बच्चे सुरक्षित रहे, कोई जबरदस्ती घुसपैठ ना करे। तो उन लोगों ने सिर्फ अलाउ किया कि कोई मेल अंदर नहीं आएगा, सिर्फ 2 फीमेल आ सकती हैं। तो वो 2 फीमेल आई थी हमारे रूम्स में और बाकी सारे रूम्स में चेकिंग कर रही थी कि कोई कुकी बच्चा तो नहीं है। उन्होंने हमारे आईडी कार्ड्स भी लिए थे और जो ट्राइबल स्टूडेंट्स थे उन लोगों के आईडीज कलेक्ट करके अपने पास रख लिए थे। अब उस टाइम पे जो हमारे क्लासमेट्स थे और हमारे हॉस्टल मेट्स थे जो ट्राइबल स्टूडेंट्स थे, हमने उन लोगों को बोला कि आप लोग छुप जाओ। तो खाली रूम्स जो थे वो लोग उनके बेड के अंदर छुपे हुए थे और हम लोगों ने रूम लॉक कर दिया था ताकि वो लोग सेफ रहे, कि हम बोल सकें कि इस रूम में कोई नहीं है, हमारे आसपास कोई कुकी स्टूडेंट नहीं है। बट स्टिल जब चीजें ये सब खत्म हुई तो रात तक जब उन्होंने अपने फैमिली को कांटेक्ट किया तो वो यही बोले कि आपको जाना ही पड़ेगा। उनके पेरेंट्स उन लोगों को रात में ही पिक करने आए थे, रात के 12-1-2 बजे के करीब, और काफी लोग तो रात में ही हॉस्टल से चले गए थे क्योंकि उन्हें अंदाजा लग चुका था कि अब जाना जरूरी है और कल भी चीजें और बिगड़ सकती है। तो ये सब तो 3 मई की रात में था। 4 मई को जब सुबह उठे थे तो सुबह अर्ली मॉर्निंग इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर धीरे धीरे हम लोगों ने जब बाहर अपने रूम की बैल्कनी से बाहर देखा तब हमने देखा कि वहां पे अलग अलग हॉस्टल से आग फ्लेम्स और स्मोक दिख रहा था। तब हमको पता चला जिन स्टूडेंट्स की आईडीज कलेक्ट हुई थी एक दिन पहले ट्राइबल स्टूडेंट्स की, उन्हीं स्टूडेंट्स का फर्नीचर, बुक्स और बिलोंगिंग्स, पीएचडी स्टूडेंट्स की सारी रिसर्च पेपर सबको जलाया जा रहा था। उनका फर्नीचर तक उस टाइम पे छोड़ा नहीं गया था जो उनके हॉस्टल्स के अंदर था। तो काफी लोग तो जब रात में चले गए थे वो लोग अपना थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन ही साथ ले पाए, क्योंकि रात में जब इतना मुश्किल में भागना पड़ रहा था तो सामान उनका सब वहीं था। हम लोग देख सकते थे हमारी बालकनी से कम 8-9-10 जगह से फ्लेम्स दिख रही थी उस टाइम पे रात में। तब हमने भी अपने फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट उस टाइम तक डेटा कनेक्टिविटी बंद हो चुकी थी। हम लोग कांटेक्ट भी कर रहे थे तो कभी कॉल्स लग रहे थे, कभी नहीं लग रहे थे। तो जिस तरीके से हम कांटेक्ट कर पाए अपने पेरेंट्स से, हमने समझाया कि इतना सब कुछ सिचुएशन खराब हो चुका है, हम लोगों को वापस आना ही पड़ेगा। 4 मई की शाम के करीब हमारे कैंपस हमारे हॉस्टल में भी वीसी और कुछ ऑफिशियल्स आए थे। पहले तो हमको बोला गया था कि ठीक है वहां पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप डर रहे हो इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है अभी। बट थोड़ी देर बाद ही हम लोगों को इन्फॉर्म किया गया दैट वी हैव टू लीव, हॉस्टल्स खाली करने पड़ेंगे। तब जाके चीजें समझ आ रही थी कि अब मणिपुर में रहना सेफ नहीं है, वी हैव टू गो। तब उस टाइम के अराउंड शाम के शायद 7-8 बज चुके थे, सब लोग पैकिंग स्टार्ट कर चुके थे कि कल फ्लाइट बुक करके जैसे न तैसे 5 मई तक मणिपुर से जाना ही पड़ेगा। रात के टाइम तभी हम लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि हम लोगों को अपना हॉस्टल भी छोड़ना पड़ेगा ताकि हम किसी एक कॉमन हॉस्टल में जाके सब लड़कियां रह सके, ताकि सबकी एक साथ सिक्योरिटी कर पाए। क्योंकि जो अब स्टूडेंट्स बचे थे वो सिर्फ आउटसाइडर स्टूडेंट्स ही थे, जो मणिपुर से बाहर के स्टूडेंट्स थे। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की फैमिलीज और उनके गार्डियंस वगैरह उनको आके कलेक्ट कर चुके थे, बट हम लोगों के लिए मणिपुर छोड़ना सिर्फ फ्लाइट या ट्रेन पे ही था। बट ये वायलेंस इतना बढ़ चुका था कि रोडवेज और ट्रेन लेना भी इम्पॉसिबल था। तो अभी क्या चाह रहे हैं, वहां से शिफ्ट करना चाह रहे हैं? जी, अभी जिस तरीके से वहाँ कंडीशंस है, ये मई का सीन था और अब देखिए जुलाई भी आज जुलाई का 20s में चल रहा है, तो मोर देन 75 डेज हो चुके हैं और अब तक वहाँ ना इंटरनेट कनेक्शन है, ना कोई सिक्योरिटी का कोई कंफर्मेशन नहीं है। हम अपने टीचर से भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि मैम क्या प्रॉब्लम रहेगी हमें अगर हम आए अभी ऑफलाइन क्लासेस के लिए। दे आर सेइंग यू हैव टू कम, आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो
तो इस चीज से हम पे लाइक काइंड ऑफ प्रेशराइज किया जा रहा था दैट वी हैव टू कम, क्योंकि हमारे टीचर्स भी गवर्नमेंट लाइक अपर अथॉरिटीज के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो भी उनके ही गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि तब भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था, अब भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी इंश्योर्ड है। तब भी चीजें इतनी लाइक वायलेंट रही थी और किसी ने कुछ नहीं बोला था। अभी भी कोई लाइक रिटर्न में कोई ऑफिशियल नोटिस हमारे लिए नहीं है जो हम अपने पेरेंट्स को दिखा सके कि हाँ हमें भेज दीजिए वापस, अभी भी कोई नहीं है। इसलिए हम सब लोग ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि सारे लाइक जो भी हमारे क्लासमेट्स हैं, यूजी के स्टूडेंट्स हो गए, पीजी के स्टूडेंट्स हो गए, सबको उनके लाइक पर्सपेक्टिव लाइक कोर्स के हिसाब से उनको ट्रांसफर मिल जाए, ताकि उनका लाइक और एकेडमिक टाइम खराब ना हो, लाइक और उनकी स्टडीज में और टाइम में और ज्यादा लाइक नुकसान ना हो सबको। मणिपुर वायलेंस को लेकर अब आप क्या ट्रांसफर चाह रहे हैं? हम लोग सर यूजीसी को ऑलरेडी ऑफिशियली कंप्लेंट भेज चुके हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स ये हैं और हमने इस तारीख को ये फेस किया है, तो आप हमें हमारे जो कोर्सेज हैं उसके रिस्पेक्टिव हमें ट्रांसफ़र एज सून एज पॉसिबल हमें दे दिया जाए। उस दिन जब घटना हुई थी पुलिस अंदर आई थी आपके पीजी में, तो वीसी को लोग सर वीसी सर आए थे हमें कंसोल करने कि आप डरिए मत, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, ये 1-2 दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जिस दिन वो आए थे 3 तारीख को, उसी दिन 4 तारीख को आए थे, और उसी दिन फिर वीसी सर के ही थ्रू हमें ये पता लगा कि उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया है कि स्टूडेंट्स अपने घर वापस चले जाइए। तो ये जो चीज़ थी कि सर ने हमें कंसोल किया कि सब कुछ ठीक है, और सर का ये कहना कि आप अब घर वापस चले जाइए, ये मणिपुर सेफ नहीं है अभी के लिए, ये बस कुछ घंटों के बीच की बात थी। सर आर्मीज आई थी रात की तरफ उन ट्राइबल्स स्टूडेंट्स को एस्कॉर्ट करने, क्योंकि वो लोग सेफ नहीं थे, उनको हंट किया जा रहा था मॉब के थ्रू। और हर एक हमारे हॉस्टल में भी मॉब आई थी, उन्होंने हर एक रूम चेक किया कि वहाँ पे कोई ट्राइबल स्टूडेंट है या नहीं, उनके आईडीज चेक हुए, और उन्होंने अगर वहाँ पे उस वक्त ट्राइबल स्टूडेंट उनको मिले तो उनकी आईडीज उन्होंने ले ली, और अगले दिन फिर उसी आईडीज के थ्रू उन्होंने लिस्ट वगैरह बना रखी थी, उन्हीं लिस्ट के थ्रू वो रूम टू रूम जा रहे थे और उनका सामान लेकर सब जला दिया गया था। तो आर्मीज आई थी, स्टूडेंट्स को उन्होंने एस्कॉर्ट किया, असम राइफल्स आए थे, और हमारी खुद की एक बैचमेट थी, उसको एस्कॉर्ट करके उन्होंने सेफ कैंप में ले गए। मणिपुर के वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी बयान दिया है। ईरानी ने घटना के बारे में क्या कुछ कहा, घटना की निंदा की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप सबने देखा होगा, देश की संसद में बार बार सरकार मणिपुर के संदर्भ में चर्चा चाह रही थी। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने चर्चा से इनकार कर दिया, ये जानते हुए कि ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा और मणिपुर में कुछ विषयों से संबंधित है। विपक्ष का चर्चा से इनकार करना हम सबको अचंभित करता है। कल ही ये खबर आई कि राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता ने जब राजस्थान में बढ़ते महिला उत्पीड़न के संदर्भ में एक बयान जारी किया, तो ऐसे कांग्रेस के नेता के बयान पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपने उस नेता को बर्खास्त कर दिया। आप सबको ज्ञात है कि समाचार आ रहा है कि पश्चिम बंगाल मालदा ज़िला में किस प्रकार से 2 दलित महिलाओं को बेरहमी से न सिर्फ मारा गया बल्कि उनको वस्त्रहीन किया गया। इस पर भी कांग्रेस की चुप्पी इसलिए है क्योंकि वो टीएमसी के साथ सत्ता के गठबंधन में लिप्त हैं। कांग्रेस सच सुनना नहीं चाहती, कांग्रेस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती, और बंगाल में जो खून का खेल हो रहा है वो कांग्रेस सत्ता के लालच में देखना नहीं चाह रही। मैं इतना ही कहूँगी, वर्तमान में पार्लियामेंट का सेशन अभी जारी है। पार्लियामेंट के सेशन लेजिस्लेशन के संदर्भ में पार्लियामेंट की परिधि से बाहर जाकर बोलना मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशनली उचित नहीं है, लेकिन पुनः कहती हूँ, पश्चिम बंगाल में 56 से ज़्यादा लोगों की हत्या पंचायत के चुनाव में हो चुकी है। कांग्रेस इस पर चुप क्यों है? विपक्ष क्यों चुप है?
राजस्थान में कल एक कांग्रेस के नेता ने स्वयं स्वीकार किया कि महिला का उत्पीड़न, महिला अत्याचार मणिपुर से ज़्यादा राजस्थान में है। उनके बयान पर कोई भी कार्रवाई करने की बजाय उनको दंडित क्यों किया गया? और बार बार भारत सरकार विपक्ष से अपील कर रही है कि आप मणिपुर पे आप हमारी पार्लियामेंट में चर्चा करें, तो विपक्ष क्यों उस चर्चा से भाग रहा है? पुनः कहती हूँ, विपक्ष न सच पर चर्चा करना चाहता है, न सच सुनना चाहता है, न सच बोलना चाहता है, न सच सहन करना चाहता है। पीड़ित लड़कियों में से एक ने मीडिया ग्रुप्स को दिए गए अपने इंटरव्यू में शिकायत की कि इस मामले में मणिपुर पुलिस भी हमलावरों के साथ मिली हुई थी। हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर दी कि नागालैंड में 1 महीने के अंदर ही हथियारों के लाइसेंस हासिल किए जा सकते हैं। हालांकि मणिपुर में अधिक लाइसेंसेस दिए गए। कुल मिलाकर नागालैंड में पूर्वोत्तर में सक्रिय बंदूक लाइसेंसों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक आरटीआई के तहत द वायर द्वारा प्राप्त आंकड़ों में ये पता चलता है कि मणिपुर में 35,117 सक्रिय बंदूक लाइसेंसेस हैं, जो दिसंबर 2016 में 26,836 से ज्यादा हैं। पिछले 2 महीनों में मणिपुर कुकी और मैतेई समुदायों के बीच भीषण जातीय संघर्ष की आग में झुलस रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की जान गई। दोनों समुदाय अग्नि अस्त्रों और कई तरह के अस्त्रों और गन्स के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, उंगली भी उठा रहे हैं। लेकिन ये मामला काफी गंभीर है। हाल ही में जो वीडियो सामने आया उसमें से पीड़ित लड़कियों में से एक ने मीडिया ग्रुप्स को दिए अपने इंटरव्यू में शिकायत की कि इस मामले में पुलिस भी हमलावरों के साथ मिली हुई थी। हमलावरों ने पुलिस की मौजूदगी में ही उनके गांव पर हमला किया। मणिपुर की तस्वीरों को देखकर दिमाग सुन्न हो जाता है। एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस की बू आती है। यकीन नहीं आता कि ये तस्वीरें उसी भारत की है, आजाद भारत की है, जिसे हम विश्व में सबसे पहले स्थान पर देखना चाहते हैं। समझ में नहीं आता कि ये किस मिट्टी से बने हुए लोग हैं। खैर, अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में इतनी देर क्यों हुई? वारदात के गुनहगारों का क्या हुआ? ये सभी सवाल है जो दिमाग में आते हैं। पीड़ित लड़कियों की मदद और पुनर्वास के मामले में सरकार की तरफ से क्या किया गया है और क्या नहीं और क्यों नहीं, इन तमाम मसलों की बात तो हो ही रही है। लेकिन पहले उस वारदात को एक बार ध्यान से समझते हैं, जिसकी तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। असल में मणिपुर के एक बड़े इलाके में पिछले करीब 80 दिनों से अलग अलग समुदायों के बीच हिंसा का दौर चल रहा है। ये तस्वीरें और ये वारदात उसी हिंसा की एक कड़ी है। हमलावरों के साथ मिली हुई थी पुलिस। आखिरकार इस कोहराम के बाद किसी तरह आरजू मिन्नत कर लड़कियां वहां से निकलने में कामयाब हो पाई, लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका था। हालांकि इस कहानी का एक पहलू और भी है। पीड़ित लड़कियों में से एक ने एक मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में शिकायत की कि इस मामले में पुलिस भी हमलावरों के साथ मिली हुई थी। हमलावरों ने पुलिस की मौजूदगी में ही उनके गांव पर हमला किया, लूटपाट और हिंसा की। लड़कियों ने कहा कि पुलिस उनसे मिली हुई थी। पुलिस ने उन्हें गांव के रास्ते से रेस्क्यू तो किया, लेकिन कुछ दूर चलकर उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। पुलिस ने एफआईआर लिखने में 1 महीने का वक्त लगाया। 1 महीने का वक्त लग गया एक एफआईआर दर्ज करने में। मौके की नजाकत और मामले को लेकर पुलिस की सक्रियता को बस इसी से समझ लेना आसान है। इस वारदात की शिकायत पीड़ित लड़कियों की ओर से पुलिस को 14 दिन बाद यानी 18 मई को की जाती है। इसके बाद पुलिस इस शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने में महीने भर का वक्त लगाती है। मणिपुर की पुलिस ने इस सिलसिले में 21 जून को आईपीसी की धारा 153A, 398, 427, 436, 448, 302, 354, 364, 326, 376 और 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)C के तहत दर्ज किया। कत्ल से लेकर गैंगरेप जैसे संगीन इल्जाम करीब 1000 लोगों पर है। हद तो ये है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद अब तक मणिपुर की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई। वो
जब बुधवार को वारदात का वीडियो वायरल हुआ, गुरुवार को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से सवाल पूछे जाने लगे, तब इस सिलसिले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की और हरे रंग के टी शर्ट पहने लड़कियों के साथ ज्यादती करते हुए आरोपी हिरादास को पकड़ा। ये तमाम सवाल हैं जो जहन में आते हैं कि पुलिस की कार्यवाही में इतनी देर क्यों हुई। पुलिस भी इस हिंसा में शामिल हुई तो उस राज्य में क्या हालात होंगे। अब जाते जाते मणिपुर में एक और परिवार द्वारा उसी दिन उसी पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज हुई थी। कुकी समुदाय की युवतियों के साथ क्या कुछ हुआ, सुनिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। कई तरह के एफआईआर सामने आ रहे हैं। एक पुलिस शिकायत दर्ज किए जाने से केवल 2 दिन पहले एक और 0 एफआईआर दर्ज हुआ था, एक और मामले में जो संबंधित पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था। आइए हम आपको इस एफआईआर के बारे में बताते हैं। कुकी जिमो महिलाओं के 2 अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोप के साथ एक और एफआईआर दर्ज की जाती है। इस मामले में भी इम्फाल ईस्ट में प्रमुख पुलिस स्टेशन में इस एफआईआर को स्थानीय पुलिस स्टेशन में भेजने में 1 महीने से ज्यादा का समय लगा। अब 2 महीने से भी अधिक समय बाद जिस परिवार ने शिकायत दर्ज की थी, उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जांच में कोई डेवलपमेंट की जानकारी उन्हें नहीं मिली। अब पुलिस सोर्सेज ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी नहीं की गई है। पुलिस निदेशक राजीव सिंह ने जांच की स्थिति पर एक टिप्पणी भी नहीं की। इम्फाल ईस्ट के पुलिस अधीक्षक शिवकांत ने कॉल और संदेशों का कोई जवाब भी नहीं दिया। 0 एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा सकता है, चाहे अपराध उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया गया हो या नहीं। मणिपुर में इस तरह के कई एफआईआर दर्ज किए गए थे क्योंकि हिंसा के दौरान परिवारों को या उनके प्रियजनों को घर से दूर रखने के कारण कुछ दूर के क्षेत्रों में कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जो घातक भी हो गए। 16 मई कांगपोकपी जनपद के निवासी 2 जवान कुकी जिमो महिलाएं उम्र 21 और 24 वर्ष उनकी मृत्यु पर सैकुल पुलिस स्टेशन में एक 0 एफआईआर दर्ज किया। इस एफआईआर को युवती की मां के द्वारा शिकायत पर आधारित किया गया था और इसमें हत्या, दुष्कर्म और अपहरण के धाराओं के तहत रजिस्टर इसको किया गया। शिकायत में मां ने बताया था कि 2 युवतियां जो इम्फाल ईस्ट में एक कार वॉश में काम करती थी, उनकी किसी ने बर्बरता से हत्या कर दी। उनके किराए के घर में 5 मई को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलात्कार और भयानक तरीके से पीड़ित किया गया, जिन्हें लगभग 100 से 200 लोगों के द्वारा किया गया। ये एफआईआर केवल 13 जून को इम्फाल ईस्ट जनपद के पोरमपट पुलिस स्टेशन में भेजा गया था। शुक्रवार को द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए 21 वर्षीय युवती के चचेरे भाई ने बताया कि परिवार का अंतिम संपर्क मई 5 के लगभग 2 हफ्ते पहले हुआ, जब पुलिस द्वारा उन्हें 2 शवों की फोटो भेजी गई थी और परिवार द्वारा उनकी पहचान की गई। हमें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक भी नहीं मिली, चचेरे भाई ने कहा। ये विशेष मामला भी उन मामलों में शामिल था जिन्हें 12 जून को राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत में उठाया गया, जिसमें 2 गतिविधिशील लोगों और नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन ने शामिल किया था। साथ ही वायरल वीडियो से संबंधित घटना भी इसमें शामिल थी। उस समय 21 वर्षीय युवती की मां ने कहा था कि जब 5 मई को शाम को उन्होंने अपनी बेटी को कॉल किया तो उस कॉल का एक महिला ने उत्तर दिया था, जो मणिपुरी भाषा में बोली और उसे धमकाया। जब वो फिर से कॉल करने की कोशिश कर रही थी तो फोन बंद था। शुक्रवार को उस चचेरे भाई ने कहा कि उस परिवार के पास उस शाम को क्या हुआ, वो ज्यादातर जानकारी एक नागा सहकर्मी से मिली थी, जो 2 महिलाओं के साथ आवाज साझा भी करते थे। चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। उसने हमें बताया कि वहाँ एक भीड़ आई थी और उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि वहाँ 2 कुकी लड़कियां हैं। वहाँ रहने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें उनके कैमरे की ओर इशारा भी किया। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बाहर ले गए। उन्होंने उन लड़कियों को पीटा और उनके मुंह में कुछ कपड़ा डाल दिया और एक हॉल में खींच लिया और दरवाजा भी बंद कर दिया। वे 7:10 तक अंदर रहे। जब वे चले गए, दूसरे लोग कमरे में गए। वो लड़कियां नहीं थी। मेरी चचेरी बहन के लंबे बाल भी काट लिए गए, उन्होंने ये दावा किया। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।